बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम मियाँ ताहिर मुनीर एडवोकेट और मैं एज एन पार्टनर काम कर रहा हूँ MPLA लॉ फर्म में। आज का जो टॉपिक हमारा अंडर डिस्कशन है वो रेंट एग्रीमेंट के हवाले से है, क्योंकि अक्सर क्यूरीज हमें आती हैं कि कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करते वक्त किन चीज़ों का हमें एक ख्याल रखना चाहिए कि उनका इंदराज एग्रीमेंट में लाजमी करें। तो आज उन क्यूरीज को हम इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लॉ का जिक्र करते जाएं कि जो लॉ इस रेलिवेंट टॉपिक को कवर करता है उसका नाम पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 है। तो सबसे पहली जो चीज़ ये लॉ हमें कहता है कि हमें कोई भी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते वक्त हमें एक रिटर्न टेनेंसी लाजमी क्रिएट लिखनी है। ओरल टेनेंसी का स्कोप इस एक्ट ने सबसे पहले ख़त्म कर दिया है। अब ओरल टेनेंसी को ये न्यू लॉ में एक कंसिडर नहीं किया जाता। सेकेंडली आप आते हैं उसकी कंटेंट्स की तरफ। तो टेनेंसी एग्रीमेंट के कंटेंट्स में क्या क्या चीज़ें लाजिम और मलजूम होनी चाहिए। तो नंबर 1 पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लॉ में कहते हैं कि हमें पर्टिकुलर्स ऑफ लैंडलॉर्ड और टेनेंट उसमें लिखने हैं कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों की जो डिटेल्स हैं, उनके नाम, वल्दियत, ID कार्ड, उनका एड्रेस, नंबर 1 पे ये चीज़ का इंदराज आएगा। सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमें उस प्रॉपर्टी की लिखनी है कि जो प्रॉपर्टी हम रेंट आउट करने जा रहे हैं उसका प्रॉपर्टी नंबर से लेकर उसकी जो रिमेनिंग डिटेल है, उसकी डायमेंशंस क्या हैं प्रॉपर्टी की, उसका महल वकू, उसकी फिर थर्ड नंबर पे जो लॉ हमें इस चीज़ का जो डिस्प्यूट जो पिछले साका लॉ में बहुत ज़्यादा था, उस चीज़ को इसमें कवर करने के लिए इसमें कंपलसरी किया है कि टेनेंसी का पीरियड फिक्स कर दिया गया कि लैंड और टेनेंट आपस में फिक्स करेंगे कि किस पीरियड के लिए टेनेंसी क्रिएट की जा रही है। वो पीरियड की कोई लिमिट नहीं बताई गई, ये लैंड और टेनेंट के दरमियान चीज़ छोड़ दी गई। वो इसका पीरियड वो डिटर्मिन करके इसको रिटर्न टेनेंसी में उसके कंटेंट्स में वो पीरियड लाजमी लिखेंगे। अच्छा जी, थर्ड चीज़ पीरियड के बाद हमें इसमें जो चीज़ लॉ बताता है कि हमें इसका रेट ऑफ रेंट बताना है कि किस रेट ऑफ रेंट पे इस टेनेंसी को क्रिएट की है। देन उसकी इन्हेंसमेंट हमने आपस में लैंड और टेनेंट म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। अगर वो इसको इन्हेंसमेंट का रेट डिसाइड नहीं करते तो लॉ इसको कंसिडर करेगा फॉर द सेम फॉर द होल पीरियड ऑफ टेनेंसी। जिस रेट पे टेनेंसी स्टार्ट की गई है वो थ्रू आउट टेनेंसी पीरियड जब तक चलेगा। अगर रेट इन्हांसमेंट का हमने डिसाइड नहीं किया टेनेंसी में तो उसी रेट को कंसिडर करेगा फाइनल रेट। उसके बाद जो चीज़ हमें जो ये लॉ क्लियर करता है कि हमें इसका जो कंटेंट्स में लिखना टेनेंसी के वो उसका मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट बताना है हमने। कि इसमें मैं आपको एक एज एन सजेशन एज एन एडवाइस फेवरेबल तो चीज़ ये होती है कि आप थ्रू चेक या थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन करें, जो सबसे सेफ भी है, और एज एन रिकॉर्ड भी आपके पास लैंडलॉर्ड के पास भी इसका रिकॉर्ड रहेगा और एज ए टेनेंट के पास भी रहेगा। क्योंकि साबका लॉ में इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट रहता था कि जो मोड होता था उसकी प्रूव करने के लिए फिर एक लेंथी प्रोसीजर हमें एविडेंस में उसको प्रूव करना पड़ता था इन दोनों को, जिसकी वजह से ये काफ़ी लेंथी लिटिगेशंस फेस करनी पड़ती थी लिटिगेंट्स को। तो उस चीज़ को इस न्यू लॉ में कवर किया गया कि इसका मोड आपने डिसाइड करके अपने कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट में आपने उसको लिखना है कि उसका मोड क्या होगा। देन फिर इसकी डेट ऑफ आपको उसमें बतानी है कि किस डेट को इसकी ड्यू डेट आएगी रेंट की। अगर वो डेट आप मेंशन नहीं करते तो बाय लॉ डिफ़ॉल्ट समझेगा कि 10th ऑफ एवरी मंथ आपको इसकी डेडलाइन लॉ में जो हमें प्रोवाइड की है कि 10 तारीख तक किराएदार ने मालिक को इसका रेट का अदा करना है। जो अगली चीज़ फिर देन इसके बाद हमें इसमें लॉ बताता है कि किसके कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट में होने चाहिए। वो पर्पस किस पर्पस के लिए ये प्रॉपर्टी रेंट आउट की गई है उसका पर्पस मेंशन करना हमने इस प्रॉपर्टी का उस कंटेंट एग्रीमेंट के कंटेंट्स में। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो न्यू लॉ जो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 था इसमें डिटेल बताई गई, जो जिसके बाबत जो इसका साबका लॉ था वो खामोश था, जिसकी वजह से लिटिगेंट्स को एक लेंथी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था। जो और उस
चीज़ों को कवर करने के लिए ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि इसमें लिटिगेंट्स लैंड और टेनेंट के जो इंटरेस्ट हैं वो सेफ गार्ड किए जा सकें इन दी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इफेक्टिव मैनर में। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो लॉ हमें कहता है कि टेनेंसी रिटर्न के बाद हमने इसको रजिस्टर करवाना है विद रेंट रजिस्ट्रार। अच्छा, इन स्टार्ट जब ये लॉ आया था तो एज एन रेंट रजिस्ट्रार की पावर रेंट कंट्रोलर के पास दे दी गई थी, जो लेकिन अल्टीमेटली विद एक नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ने एक अपने केस में इसको अगेन विद सब रजिस्ट्रार के पास इसकी पावर को मूव कर दिया। तो मौजूदा अब ये जो रेंट रजिस्टर करने की पावर है वो रेंट रजिस्ट्रार के पास है। आप रिटर्न एग्रीमेंट एक लिखने के बाद लैंडलॉर्ड इसको जमा करेगा रेंट रजिस्ट्रार, जो सब रजिस्ट्रार के पास पावर है इस टाइम रेंट कंट्रोल, उसके पास इसको सबमिट करेगा उसकी ड्यू फीस पे करने के बाद, और वो एक कॉपी अपने पास रिटेन करेगा और सेकंड ओरिजिनल कॉपी में अपनी स्टैम्प एम्बोस करके वो इसको रेंट जो लैंडलॉर्ड है उसको वापस कर देगा। ये इस लिहाज से जी आज की वीडियो थी, इसमें कोशिश की कि कंटेंट्स के लिहाज में कि इस रेंट एग्रीमेंट के कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए उसको कवर करने की कोशिश की गई। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपसे मुलाकात होगी, जिसमें कोशिश करेंगे कि जो बाकी रिमेनिंग इश्यूज़ हैं रेंट के लिहाज से उसको कवर किया जाए। थैंक यू।